दोस्तों, जिस मुंबई में समीर वानखेड़े जैसे बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, इतनी बड़ी रैंक के आईआरएस ऑफिसर महफूज नहीं हैं, तो आम लोगों का उस मुंबई में क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों कि समीर वानखेड़े को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, जेल में बंद नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने के महज कुछ घंटों बाद ही वानखेड़े को जान से मारने की धमकी मिली है। ऐसा नहीं है कि समीर वानखेड़े के साथ पहली बार ऐसा हुआ, पहले भी वानखेड़े पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, कई बार उनके सरकारी काफिले पर अटैक किया जा चुका है, मगर इस बार सीधे जान से मारने की धमकी को न सिर्फ वानखेड़े को बल्कि उनके परिवार और सपोर्टर्स को भी हिलाकर रख दिया है। तो आखिर किसने दी समीर वानखेड़े को मारने की धमकी? इस धमकी से जेल में बंद नवाब मलिक का कैसे जुड़ गया कनेक्शन, और धमकी के बाद वानखेड़े ने क्या लिया एक्शन, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। अमन नाम के एक ट्विटर हैंडल ने 14 अगस्त को समीर वानखेड़े को मैसेज किया था। मैसेज में शख्स ने लिखा, तुमको पता है तुमने क्या किया है, इसका तुम्हें भुगतान करना होगा, तुमको खत्म कर दिया जाएगा और वो भी बहुत जल्द। अब धमकी मिलने के बाद समीर वानखेड़े ने गोरेगांव पुलिस से संपर्क किया और धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। मुंबई पुलिस ने वानखेड़े का बयान भी दर्ज करा लिया है और अपने बयान में वानखेड़े ने कई हैरान करने वाली बातें भी बताई हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी समीर वानखेड़े को मिली धमकी के बारे में बताया है। एएनआई ने ट्वीट में लिखा है, फॉर्मर मुंबई एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े रिसीव्ड डेथ थ्रेट्स ऑन सोशल मीडिया। ही गेव दिस इंफॉर्मेशन टू गोरेगांव पुलिस स्टेशन। अब गौर करने वाली बात यह है कि 14 अगस्त को ही समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, क्योंकि मलिक ने वानखेड़े पर कास्ट को लेकर कई संगीन आरोप लगाए थे। मलिक ने यहाँ तक कह दिया था कि वानखेड़े ने आईआरएस के एग्जाम में भी अपनी कास्ट गलत बताई है, मगर 11 महीने की जांच के बाद और सभी दस्तावेजों को देखने के बाद कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने समीर वानखेड़े को पूरी तरह पाक साफ करार दिया है और कास्ट मामले में समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी गई, जिसके बाद समीर वानखेड़े ने भी बड़ा कदम उठाते हुए नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया। अब सूत्रों की माने तो जैसे ही नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े ने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया, उसके ठीक 2 से 3 घंटे बाद वानखेड़े को लगातार धमकियां मिलना शुरू हो गईं। ट्विटर पर बार बार अमन नाम के यूजर का धमकी भरा मैसेज आने लगा और मैसेज में लिखा, तुमको पता है तुमने क्या किया है, इसका तुम्हें भुगतान करना होगा, तुमको खत्म कर दिया जाएगा और वो भी बहुत जल्द। सूत्रों की माने तो धमकी भरे मैसेजेस में ये भी लिखा है कि तुमने एक बार फिर से नवाब मलिक से पंगा लिया है, जो तुम्हें जान देकर चुकाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो समीर वानखेड़े ने धमकियों को गंभीरता से लिया और तुरंत गोरेगांव पुलिस स्टेशन जाकर एक एफआईआर धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ करवा दी। अब नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच की खींचतान किसी से छिपी नहीं है। लंबे समय से दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। इससे पहले पिछले साल नवाब मलिक ने दावा किया था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि वो एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को टारगेट ना करें, जिसके बाद नवाब मलिक की मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। वहीं वानखेड़े ने भी आरोप लगाया था कि मलिक लगातार उन पर गलत और निराधार आरोप लगा रहे हैं। ये जंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वानखेड़े को एनसीबी छोड़नी पड़ी। तो कुछ दिनों बाद नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, मगर जैसे ही वानखेड़े ने मानहानि का केस दर्ज कराया तो एक बार फिर से मलिक का नाम लेकर समीर वानखेड़े को धमकियां मिलना शुरू हो गयी। अब ये तो सभी जानते हैं कि वानखेड़े मलिक की आंख की किरकिरी रहे हैं। वानखेड़े ने ड्रग्स के मामले में मलिक के दामाद समीर खान को अरेस्ट किया था। तब से ही नवाब मलिक वानखेड़े पर हमेशा हमलावर रहे हैं और अब इस तरह की धमकी मिलने को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो हो सकता है इस धमकी का कनेक्शन नवाब मलिक या उनके सपोर्टर्स की तरफ से हो, क्योंकि मलिक खुद तो जेल में बंद हैं। तो हो सकता है मलिक के सपोर्टर ही वानखेड़े को इस तरह की धमकी दे रहे हो ताकि वानखेड़े डर जाएं और मानहानि का केस वापस ले लें। अब ऐसी कई तरह की थ्योरीज सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जिस पर हम किसी भी तरह का ना तो दावा कर सकते हैं और न ही यकीन से कह सकते हैं, मगर सोशल मीडिया में जो चल रहा है
उससे आपको इत्तला कर रहे हैं। फिलहाल तो समीर वानखेड़े की शिकायत के आधार पर गोरेगांव पुलिस स्टेशन ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच भी शुरू कर दी गई है। और जांच में हैरान करने वाली बात सामने आई है। जी हाँ, जांच में सामने आया कि जिस अमन नाम के शख्स ने जिस ट्विटर हैंडल से धमकी दी है, वो धमकी देने से कुछ घंटे पहले ही बनाया गया था और उस ट्विटर हैंडल के ना तो फॉलोअर्स हैं और ना ही वो किसी को फॉलो करता है, जिससे पुलिस को शक है कि ये ट्विटर हैंडल खास मकसद से बनाया गया है, जिसका मकसद साफ तौर पर समीर वानखेड़े को डराना, धमकाना और जान लेने की धमकी देना है। खैर, गोरेगांव पुलिस वानखेड़े की शिकायत के बाद अलर्ट मोड में है और हो सकता है कि इस मामले में जल्दी बड़ा खुलासा भी हो जाए। तो आपको क्या लगता है, समीर वानखेड़े को कौन मारना चाहता है? आखिर धमकी के लिए ट्विटर हैंडल को बनाना किसकी साजिश हो सकती है? और मुंबई पुलिस को समीर वानखेड़े की सुरक्षा में क्या कदम उठाने चाहिए? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, 1,3400 करोड़ रुपए के पात्रा चावल घोटाले में ईडी की टीम के एक्शन से एक बार फिर से खलबली मच गई है। ईडी की टीम ने मुंबई में कई जगहों पर अचानक से छापेमारी कर दी है। ताबड़तोड़ छापेमारी से आरोपी सख्ते में हैं, क्योंकि ईडी इस केस के ज्यादातर आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो अब इस रेड के बाद आखिर ईडी किसकी गिरफ्तारी करने की तैयारी में है? जो खबरें आ रही हैं उससे संजय राउत और उनके परिवार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि खबरों की माने तो ईडी अब इस मामले में आरोपियों के परिवार के सदस्यों को भी शिकंजे में लेगी, क्योंकि पात्रा चावल में आरोपी के परिवार के कई सदस्य भी इन्वॉल्व पाए गए हैं और वर्षा राउत भी उनमें से एक हैं। तो गिरफ्तारी की तलवार संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर भी लटक चुकी है। तो वर्षा राउत को गिरफ्तार करने का ईडी का क्या है प्लान? और ईडी की फिर से छापेमारी की खबरों से जेल में बंद संजय राउत की क्यों बिगड़ गई हालत, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो जिन लोगों को लग रहा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम शांत बैठ गई है या ईडी ने अब कार्रवाई करना बंद कर दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईडी की टीम अब एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुकी है। 31 जुलाई को हुई संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अब पात्रा चावल घोटाले में फिर से जांच शुरू कर दी है और अब ईडी ने मुख्य आरोपियों को सपोर्ट करने वाले अपराध में शामिल परिवार के सदस्यों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो इसी कड़ी में ईडी की टीम ने 17 अगस्त को एक बार फिर अचानक छापेमारी शुरू कर दी। ईडी की टीम मुंबई में अलग अलग इलाकों में अचानक छापेमारी के लिए पहुंच गई और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी छापेमारी आरोपियों के अलग अलग ठिकानों पर हुई है, जिनमें संजय राउत का नाम भी सामने आ रहा है। अब ईडी इस केस में पहले ही प्रवीण राउत, राकेश कुमार वधावन, सारण कुमार वधावन और संजय राउत को गिरफ्तार कर चुकी है। इस केस में सुजीत पाटकर के बयान को ईडी ने गवाह के रूप में शामिल किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईडी 1,3400 करोड़ के इस घोटाले के सभी मुख्य चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, तो भला अब फिर से छापेमारी का मकसद क्या है? तो ईडी दफ्तर के अंदर से आ रही खबरों की माने तो ईडी के सामने जांच में आया है कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ये भी पात्रा चावल घोटाले में अहम किरदार हैं। इन दोनों के ही अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया था और इन्हीं अपराध के पैसों से अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। ईडी पहले भी साफ कर चुकी है कि आरोपियों के परिवार के सदस्य घोटाले से अनजान नहीं थे, उन्हें सारी जानकारी थी और सोची समझी साजिश के ये सब भी हिस्सेदार थे। तो माना जा रहा है कि इसीलिए अब ईडी मुख्य आरोपियों के परिवार को भी गिरफ्तार कर सकती है।